Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. हेलो क्लास 10 के वासियों, कैसे हो? स्वागत करता हूं आपका. आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, टू दिस ब्यूटीफुल सीरीज एंड टू दिस ब्यूटीफुल एसएसटी का लेक्चर. तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था. टुकड़ों टुकड़ों में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था. ये भी देखा था कि अगर क्वेश्चन घुमा के आता है तो कैसे आ सकते हैं. कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को भी हमने एक बार देख लिया था. अब जो सेकंड चीज आ जाती है वो आ जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया. जब हमने नेशनलिज्म की बात की थी तो यही नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में कैसे जागी, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा. अब हमने यूरोप की जब बात की तब हमने पूरे कॉन्टिनेंट को देखा. एंड यही इस चैप्टर को एक इजियर वे में ले जाता है, क्योंकि हमने जब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा तब हमने मल्टीपल कंट्रीज के बारे में पढ़ा. अब हम ये नेशनलिज्म बस एक ही कंट्री, दैट इज हमारा खुद का भारत, हमारा खुद का इंडिया, इसके बारे में पढ़ने वाले. तो अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत चिंदी होने वाला है. द रीजन बीइंग इज क्योंकि पिछला चैप्टर ना यूनिलैटरली एक फ्लो में नहीं चलता था, वो दो दिशाओं में जाता था. एक था कि पास्ट में इवेंट्स कैसे हुए, जैसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फिर नेपोलियन का जो नेपोलियनिक कोड आया 1804 में, फिर नेपोलियन जी हार जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना आता है, फिर 1830 में आते आते जुलाई रेवोल्यूशन होता है, ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना. फिर 1830 1848 ये ऐसे कुछ दौर रहते हैं. जब मतलब 1848 के टाइम पे तो फिर हंगर हार्डशिप रिवोल्ट आ जाता है, जिसमें फिर फ्रांस में रिपब्लिक आ जाती है. इसी को देखते हुए इटालियन रेवोल्यूशन होता है जो लिबरल्स करते हैं, फिर जर्मन रेवोल्यूशन होता है, जर्मन इनिशिएटिव लिबरल्स का जो फेल हो जाता है. फिर एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की जिम्मा ले लेते हैं कि हाँ अब हम कंट्रीज का यूनिफिकेशन करेंगे. इसमें हम ब्रिटेन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोरी लाइन में आखिरी में हम बैल्कन्स के बारे में पढ़ते हैं. ये था आपका चैप्टर पास्ट के इवेंट्स के द्वारा. अब हम अगर देखें फॉर द एस्पेक्ट ऑफ कि आपका एक मतलब एक सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है कि आपकी स्टोरीज कैसे चल रही थी. मतलब जैसे आपको बहुत सी आइडियोलॉजीज भी पढ़ी थी आपने, जैसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, फिर आपने रोमांटिसिज्म भी पढ़ा था, फिर आपने एलिगरीज के बारे में भी पढ़ा था. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. अब ये जो चीज है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो दिशाओं में नहीं भागती, ये यूनिलैटरली एक ही फ्लो में चलती है. इसीलिए ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे यूजुअली 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, आ भी सकते हैं, बनते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस. कौन से वो मैं आपको बताऊंगा. ये जो एक इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो 5 मार्क का रहता है ना, 5 मार्क का मैप वर्क रहता है, उसमें से 3 मार्क का जो आपको ज्योग्राफी में जाता है, 2 मार्क का हिस्ट्री रहता है, और हिस्ट्री से जो 2 मार्क का आपका मैप वर्क आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा. कुछ 8 to 9 कन्फाइंड एंड क्रिस्प टॉपिक्स है, जिसकी वजह से आपको मैप वर्क आता है तो उसे अच्छे से कर लेना. मैप वर्क के मार्क्स फ्री होते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कहां से चीजें आने वाली है ना. तो इसीलिए मैप वर्क के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, उसे अच्छे से पकड़ना. अच्छा, अब चालू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. तो अगर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया को ना हम एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स के साथ जोड़ते हैं. एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स क्या होते हैं? इंपीरियलिज्म लास्ट लेक्चर में ही आपको बता चुका हूं, लेकिन वापस से एक बार आपको एक रिव्यू दे देता हूं. तो इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब आप बाकी टेरिटरीज, किसी और के टेरिटरीज पे क्या करते हो, वॉर एक्सपांड कर लेते हो, है ना, जंग वगैरह डिक्लेयर कर देते हो, और आप उनकी टेरिटरीज को कॉन्फिस्केट करके, उनकी टेरिटरीज को खुद के टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट करके उनको अपनी कॉलोनीज बना लेते हो. जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत पे कब्जा करके, पहले तो ट्रेड के बहाने से आए थे, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया और उनको, भारत को ब्रिटिशर्स के कॉलोनी बना दिया. ठीक है, सो इसे क्या कहेंगे? इंपीरियलिज्म कहेंगे. तो अगर आप इसी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो, मतलब आप भारत में नेशनलिज्म की भावनाओं को जगा रहे हो. ठीक है, तो अगर आप इसी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो, मूवमेंट्स कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन मूवमेंट्स को एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स कहेंगे, है ना. अब होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो हर सोशल सेक्शन था ना, वो डिस्क्रिमिनेट ही हो रहा था. वेदर वी टॉक अबाउट, मतलब हर रिलीजन वाइज, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, हाई कास्ट, लो कास्ट, जब सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में समस्याएं फेस कर ही रहे हैं, तो फिर लोगों ने सोचा यार ये भी समस्या है, ये भी समस्या पूरी कर रहा है, इसको भी समस्या फेस हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, सारी समस्याओं को हम क्या कर लेते हैं, जितने भी लोगों को कोई भी समस्या आ रही है, हम सबको यूनाइट करके एक मूवमेंट में लाते हैं. क्योंकि अगर मैं अकेला आवाज उठाऊंगा तो कोई घंटा भाव मिलने नहीं वाला, इससे यूनिफिकेशन भी नहीं होगा, है ना. भारत को एक स्वतंत्र भारत बनाया भी नहीं जा सकता. तो इसीलिए अलग अलग सोशल सेक्शंस को हम कन्फाइन करेंगे, ऐसे यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करके एक सिंगल मूवमेंट में एक ही दिशा में उनको सामने लेके जाएंगे.
है ना। सो व्हेन सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म, क्योंकि सारे लोग कोलोनियलिज्म के अंडर दब रहे थे, है ना, इसको भी प्रॉब्लम्स, इसको भी प्रॉब्लम्स, इसको भी प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए जब सब ऑप्रेस हो रहे थे कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट, जब सबका दुश्मन एक था, तो सारे लोगों ने बोला हम हाथ जोड़ के इसकी फील्डिंग सेट करते, ठीक है। सो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट फोर्ज्ड, यानी दैट ग्रुप्ड, है ना, दैट जॉइंड मेनी ग्रुप्स इनटू वन सिंगल मूवमेंट। अभी इसमें आपको 4 मेन मूवमेंट्स पढ़ने हैं। पहला आएगा आपका रोलात सत्याग्रह, है ना, जिसमें आप रोलात मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट ना आपको ऐसे बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बताया गया, मैं आपको सिखाता भी नहीं, बट मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि इस बार 2026 का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से एक सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जितनी चीजें उससे पढ़ाई जा सकती है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम रोलात सत्याग्रह की बात करें तो रोलात सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तो 1919 से पहले रोलात सत्याग्रह की जो कंडीशंस बनी थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। 1919 में पहला मूवमेंट इंडिया में रोलात एक्ट के अगेंस्ट चालू हुआ था, वो क्या होता है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट था, ये पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सो इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। अब देखा जाए तो अगर हम ऐसे सोचे तो इंडिया का कोई इंपैक्ट तो नहीं होना चाहिए था सर, क्यों नहीं होना चाहिए था? अरे क्योंकि वो जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो तो यूरोप के देशों का जंग वंग था, हम तो यहाँ एशिया में। सो यस, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, इंडिया खुद को एज अ देश, जैसे ब्रिटिश क्या कर रहा था, ब्रिटिश खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक डायरेक्ट था जो जंग में डायरेक्टली उतरा था, फ्रांस डायरेक्टली उतरा था, जर्मनी डायरेक्टली उतरा था, लेकिन इंडिया तो कभी डायरेक्टली उतरा ही नहीं था। वेल इंडिया इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, वो कैसे? क्योंकि हम थे कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की, है ना। तो अगर वो लोग क्या करते थे, यहाँ के लोगों पे टैक्सेस लगाया करते थे, यहाँ के लोगों को वहां जानबूझ के आर्मी में भर्ती किया जाता था और फिर यहाँ के लोग ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करते हुए वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते थे। तो हाँ, इंडिया पे भी एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा था, वो कैसे कैसे एस्पेक्ट्स में वो हम देखेंगे। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो उसने एक नई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट की थी। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे क्रिएट की थी? तो हुआ क्या था उस टाइम जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जैसे रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये बड़े बड़े एम्पायर्स ना कोलैप्स करके, है ना। तो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे जिनमें ऐसे पॉलिटिक्स थी, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पूरे यूरोप में, तो इनकी गवर्नमेंट्स इतने बड़े बड़े एम्पायर कोलैप्स कर गए। अब जो नए कंट्रीज थे वो भी इमर्ज होना चालू हो गए, जैसे पोलैंड इमर्ज होना चालू हो गया। पहले पोलैंड वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इट इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, तो ऐसे कुछ रीजन्स थे, ऐसे कुछ नए नेशंस थे जो इमर्ज होना चालू हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1। तो क्या हो गया, एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई। अब बच्चा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे आई थी? तो उस टाइम क्या हो गया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी में ना गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गोल्ड के सारे प्राइसेस कोलैप्स कर गए, 40% तक गोल्ड के रेट ही गिर गए, इतना कोलैप्स हो गया, ठीक है। ऑन द सेकंड एस्पेक्ट, यूरोप एक बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, उसे क्रेडिटर बोला जाता था पूरे वर्ल्ड का, यानी वो अलग अलग नेशंस में क्या करता था, लोन्स दिया करता था और उनसे इंटरेस्ट वगैरह टैक्स मतलब इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया करता था। तो जो पैसे देता है, ठीक है, जो लोन्स देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। आप मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो जो लोन्स देता है उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। अब हुआ क्या कि अभी जो क्रेडिटर था, यानी पहले जो लोगों को लोन्स दिया करता था, वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसी समस्या आ गई कि उसको ही इतने पैसे लगना चालू हो गए कि वो सबसे पहले क्रेडिट देना, लोन देना तो उसने बंद कर दिया, जितना पैसा उसके पास था उतना तो यूज करना चालू कर दिया। एंड देयर केम अ टाइम जब उनके पास जितना पैसा था वो भी खत्म होना चालू हो गया, है ना। तो इसीलिए अभी उन्होंने लोन्स लेना चालू कर दिया। तो अब वो क्या करके, जो पहले लोगों को कर्ज में डुबाते थे, जो पहले पैसा देते थे, लोन्स देते थे, वो खुद ही लोन्स लेके कर्ज में डूब गए। सो हु वाज वंस अ क्रेडिटर नाउ बिकेम अ डेप्टर, यानी जो कर्ज में डूबा उसे डेप्टर कहते हैं। अब ठीक है, अब आपने बोला कि यूरोप अभी क्रेडिटर नहीं था, डेप्टर था, तो अभी कोई ना कोई तो पैसे देता होगा, तभी तो यूरोप लेता होगा। तो हु वाज द मेजर क्रेडिटर? तो उस टाइम यूएस जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इमर्ज्ड एज द मेन क्रेडिटर, है ना। तो इसीलिए वर्ल्ड की सारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जिसका इंपॉर्टेंस पहले बहुत ज्यादा था उनका कम हो गया, जिनका कम था उनका ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया, ऐसे एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्रिएट है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ब्रिटेन हूं, ठीक है, मुझे पैसा, अगर मैं भी वॉर के सिचुएशन में हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा मेरे लिए, मेरे जो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है, 2 पार्टीज हो जाते, 2 पार्टीज नहीं कह सकते, 2 ग्रुप्स बन जाते। जैसे उधर था अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, तो उनके बीच ऐसे 2 ग्रुप्स थे। जैसे अलाइड पावर्स में फ्रांस था, ब्रिटेन था। तो अभी क्या करना है मुझे, मेरे जो एलाइज हैं, जो मेरे साथ मेरे ही टीम में
ठीक है, सेंट्रल पावर्स किसी दूसरे टीम के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं, उनको भी मुझे बचाना है, उनके लिए भी मुझे फंडिंग करनी पड़ेगी, खुद के कंट्री के डिफेंस पे भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, किसी और की कंट्री को अटैक करना है। तो ये सारे खर्चे जो रहते हैं इसे क्या कहते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो जो डिफेंस में मैं खर्चा करने वाला हूं, द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ माई कंट्री, वो वॉर के टाइम पे बहुत जाहिर सी बात है वो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेरे खर्चे बढ़ गए तो खर्चों को कुछ ना कुछ करके खर्चे के लिए पैसे तो लाने पड़ेंगे, तो पैसे कहां से लाएंगे। तो इसीलिए जब खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे तब आप वॉर लोन्स लिया करते थे, है ना, पैसे लिया करते थे जिससे आप अपने खर्चे चला सको। अब हमने लोन्स ले लिया, अब लोन्स लिया है तो लोन्स चुकाने भी पड़ेंगे। तो लोन्स चुकाने के लिए इन्होंने मदद ली थी इंडिया की, मतलब इंडिया पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन इंडियन जो लोग थे उनकी सिचुएशन इन्होंने खराब कर दी। वो कैसे, अब हमारी गवर्नमेंट कैसे कमाती है, हमसे टैक्सेस लेती है, तो उस टाइम वी वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों पे टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। जैसे इनकम टैक्स, जैसे आप आज आपके पेरेंट्स से पूछना वो इनकम टैक्स देते, मतलब वो जितना इनकम कमाते हैं उसके ऊपर उनको एक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है जो ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा टैक्स, जो कम कमाता है उसे कम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स का कंसेप्ट उस टाइम नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया करता था, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो अभी इंडिया के लोग इनकम टैक्स भी देना चालू कर दिया, कस्टम ड्यूटीज नाम का भी एक टैक्स होता था। तो अभी लोगों को कस्टम ड्यूटीज जो पहले देते थे वो पहले से देते थे, अभी वो कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी, है ना। सो हुआ क्या था, इनकम टैक्स जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। अब उस टाइम जो इसेंशियल कमोडिटीज थी, इसेंशियल कमोडिटीज यानी खाना पानी, है ना, तो खाना पानी मकान कपड़ा ये सारी जो चीजें होती है, जो इसेंशियल कमोडिटीज नेसेसिटीज होती है, जो गरीब अमीर मिडिल क्लास सबको लगता है। तो ये जो इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस थे, खाने पानी, इनके वांदे हो गए, है ना, क्योंकि सबको चाहिए था। वॉर के टाइम पे खाने पानी की सिचुएशन जो इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। आपको मिलिट्री को कंटिन्यू खाना भेजना पड़ता है, पानी भेजना पड़ता है, सप्लाईज भेजने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इस सिचुएशन में जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो सप्लाई होता है वो तो लिमिटेड ही था, पहले जितना था अभी भी उतना है, डिमांड ही अचानक से बढ़ गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में आपके जो प्राइजेस होते हैं, आपके जो इसेंशियल कमोडिटीज जैसे मकान खाना कपड़ा, इनके जो प्राइजेस थे वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं जो बहुत हार्डली अपना 2 रोटी का कमा सकता है, तो अगर मैं पहले अच्छे से, ठीक है यार 2 रोटी का मतलब कपड़ा मकान इतना सब कुछ कमा सकता था, इतना कमा लेता था और इतना खाना पानी मतलब इतना पूरा कर सकता था, लेकिन अभी ये सारी चीजें भी मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन गई थी। ठीक है, सो जो प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज थे वो बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि 1939 1980 ये जो 5 साल का स्पैन है इसमें जो सारे प्राइसेस थे वो बढ़ गए, डबल हो गए एकदम। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सट्रीम हार्डशिप आई, है ना। अब कॉमन लोग नेसेसिटीज जो खाना कपड़ा मकान वो सारी चीजें भी फुलफिल करने में बहुत ज्यादा तकलीफें फेस किया करते थे। अब हुआ क्या, अब उनको चलो ठीक है हमारे पे टैक्सेस लगा दिया कि वॉर लोन्स वगैरह खत्म कर देंगे, लेकिन लोग तो चाहिए, है ना। 100 बंदूकें पड़ी है, इंसान एक भी चलाने वाला नहीं है, तो फिर बंदूकों का क्या मतलब। तो इसीलिए लोग सोल्जर्स भी चाहिए थे, सोल्जर्स उनके पास भी थे, लेकिन सोल्जर्स बहुत लिमिटेड थे। तो उनको अगर सोल्जर्स की कमतरता पड़ती थी तो वो भारत के पास आते थे कि यहां से लोग उठाएंगे हट्टे कट्टे लोग और वहां सोल्जर्स बना देंगे और वो ब्रिटिशर्स को फिर रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रिटिशर्स के तरफ से, एलाइड पावर की तरफ से सेंट्रल पावर के अगेंस्ट युद्ध करेंगे। ठीक है, तो जो विलेजर्स थे उनको बोला जाता था, विलेजर्स को बोला जाता था कि आप सोल्जर्स को सप्लाई करो। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी हुआ करता था रूरल एरियाज में, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, क्या जबरदस्ती लोगों को उठा के ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती कर दिया, इसे क्या कहेंगे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहेंगे। अब ये सारी चीजें थी। अब सुनो, खाने की डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी थी और 1918 1990 मतलब ये जो 2 साल थे 1918 1990 और 1920 1921 ये 2 साल है। ठीक है, जैसे आपका सेशन चलता है, अभी अगर आप बोर्ड्स दे रहे होंगे तो आपका सेशन कौन सा रहेगा, 26 27। तो यहाँ जो 18 एंड 19 एंड 20 एंड 21 ये जो 2 सेशंस थे, इसमें ऑलरेडी खाने की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो खाने पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ऐसे सिचुएशन में जो खाना बन भी रहा था उसमें भी क्रॉप फेलियर जैसे सिचुएशन आना चालू हो गए, यानी खाने की एक्सट्रीम भूखमरी पड़ गई, डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई जो पहले इतना था वो और भी नीचे हो गया। क्यों, क्योंकि क्रॉप फेलियर जैसी सिचुएशन आ गई। और बड़ी समस्या, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो प्रॉब्लम्स भी छप्पर फाड़ के ही दे रहा था। अभी क्या आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी कंटेजियस बीमारी है। जैसे कोविड-19 एक कंटेजियस बीमारी थी, यानी अगर मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हो, इफ आई एम कोविड-19 इन्फेक्टेड और मेरे सामने एक हेल्दी पर्सन आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरी वजह से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ऐसे कंटेजियस बीमारियां फैलना चालू हो गए, बहुत सारे डिजीजेस फैलना चालू हो गए जिनके क्योर्स नहीं थे हमारे पास। तो इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर एक साथ टूट पड़े थे, ऐसे बड़े पहाड़ के समान। ठीक है, सो एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी था, यानी एपिडेमिक यानी डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रही थी, उसमें से खाने की भी कमतरता थी क्योंकि क्रॉप फेलियर्स आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो क्रॉप फेलियर है तो इससे क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जो फूड रहेगा उसका बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगा, है ना। जितना लोगों को चाहिए उतना मिलेगा ही नहीं। अब एक
जैसे ये सेंसस बताया गया, सेंसस क्या होता है, आप जो सर्वेस करते हो 10 साल में एक बार होता है, तो ये जो सेंसस होते हैं, तो 1921 में एक ऐसा सेंसस हुआ था जिसमें आपने सर्वे किया था लोगों के बारे में। तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक तो बीमारियों की वजह से और एक तो खाने के इतने वांदे थे उसके वजह से। तो ये था इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 का हमारे भारत के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको सारी चीजें समझ